नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला। तो इससे पहले हम जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने उत्तर भारत का पर्वतीय तंत्र पढ़ लिया है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय को देखा, पूर्वांचल की पहाड़ियों को जाना और इसी के साथ हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया, जो कि नदियों के आधार पर किया। आगे हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा, जिसमें भाभर, तराई, खादर और बांगर मृदा को पढ़ा। उसके बाद हमने मैदान का प्रादेशिक विभाजन किया, जिसमें मैंने सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान पढ़ाया हुआ। तो आगे हम पढ़ेंगे भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप होता क्या है? तो दोस्तों, प्रायद्वीप होता क्या है? वह भूखंड, एक भूखंड है, वह भूखंड दोस्तों जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए आप ही क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप नहीं, उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन वह भूखंड दोस्तों जो तीन तरफ जल से घिरा हो, वह भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। और हमारा भारत भी एक ऐसा ही भूखंड है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, और यह गोंडवाना लैंड का अंग था। तो दोस्तों, यह गोंडवाना लैंड का अंग था, जो कि जुरासिक कालखंड में पैंजिया से अलग हुआ। तो हमें जानना है क्या गोंडवाना लैंड क्या होता है, ये पैंजिया क्या होता है, ये तो आप जानते ही नहीं। तो आगे बढ़े, हम इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिगर मैंने पहले बना दिया, जिसे आपको समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज से लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो संयुक्त रूप से दक्षिणी गोलार्ध में एकत्रित थे, और इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं पैंजिया। और ये बात कब की है? तो 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व की है, और कहते हैं कार्बोनिफोरस कालखंड। तो कालखंड याद रखेंगे कि कार्बोनिफोरस कालखंड था 30 से 35 वर्ष करोड़ पूर्व। तो सारे महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में एकत्रित थे, और इस एकत्रित भूखंड को हम कहते थे पैंजिया। और हम देखें तो पैंजिया के चारों ओर ये जो जल से भरा, इसको हम कहते हैं दोस्तों पैंथालासा। ये महासागर पैंथालासा कहलाता था। और पैंजिया जो है दोस्तों, वो दो भागों में विभक्त था। ऊपरी भाग को हम अंगारा लैंड कहते थे, और दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है ना दोस्तों, वो अंगारा लैंड का नहीं, गोंडवाना लैंड का भाग है। निचले भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, और इसी का भाग है हमारा भारतीय प्रायद्वीप। अंगारा लैंड दोस्तों मतलब उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भाग जो हैं वो अंगारा लैंड हैं वो, और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। उसमें बेसिकली था दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग था? तो वो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो दोस्तों, अगर आज की स्थिति देखें हम, तो सारे महाद्वीप जो हैं वो अलग अलग जगह पे आके स्टेबल हो चुके हैं। तो हमारा जो भारत है वो कहीं यहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि भारतीय प्रायद्वीप जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि आज से 30 से 35 करोड़ पहले संयुक्त रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पैंजिया कहलाता था, और वो भी पैंजिया का दक्षिणी भाग अंगारा लैंड कहलाता था। ये अब यहाँ पहुँचा कैसे? भारत प्रायद्वीप की वर्तमान स्थिति में पहुँचने के लिए, जो ये वर्तमान स्थिति है, यहाँ से गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होकर वर्तमान स्थिति में पहुँचने के लिए लगभग 11 से 12 करोड़ वर्ष लगे। इस यात्रा में दोस्तों इस प्रायद्वीप पर भूगर्भिक कारणों से लाखों बार ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप को वर्तमान स्थिति में पहुंचने में करीब करीब 12 करोड़ वर्ष लग गए। तो इन वर्षों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनकी लावा से निर्मित जो चट्टान बनी, उसी को हम आज बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार।
इसके लावा से निर्मित जो चट्टान हुआ वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाया। तो आगे बढ़ें और दोस्तों हम थोड़ा सा प्रायद्वीप के बारे में जान लेते हैं कि यह उल्टे त्रिभुज के समान दिखाई देता है, जिसका शीर्ष जो है कन्याकुमारी तथा आधार जो है वो है बिंद अरावली से लेकर शिलांग के पठार तक है। तो आगे बढ़ें और हम इसको देख लेते हैं। आगे ये हमारा है प्यारा भारत। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यह जो है उल्टे त्रिभुज की भांति हमें दिखाई देगा। ये उल्टे त्रिभुज की भांति हमें दिखाई देगा, जिसका शीर्ष जो है वो शीर्ष जो है यहाँ पे है, जिसको हम कन्याकुमारी अंतरीप कहेंगे। और इसका जो आधार है, ये आधार है इसका, तो यहाँ पे ही अरावली पर्वत है, बिंद पर्वत है, यहाँ पे बिंद पर्वत है। और यहाँ बिंद पर्वत से लेकर शिलांग के पठार तक है। शिलांग का पठार दोस्तों मेघालय में है, पूरा मेघालय शिलांग के पठार कहलाता है। और इसमें यहीं पे असम में भी है थोड़ा सा फैला हुआ। तो यहाँ ये अरावली से लेकर शिलांग के पठार तक है, जिसका आधार जो है और शीर्ष जो है वो है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी अंतरीप। तो दोस्तों हमने भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार देखा कहाँ से कहाँ तक है। अब हम दोस्तों समझेंगे कि भारत के पठार की अवस्थिति कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। भारत है, अगर इसको पश्चिम से स्टार्ट करें तो पहला राज्य हमारा पड़ेगा गुजरात। तो ये है हमारा गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, यहीं महाराष्ट्र के ऊपर मध्य प्रदेश है, इसे एमपी मध्य प्रदेश कहते हैं। और महाराष्ट्र के नीचे ही कर्नाटक है, ये हमारा छोटा सा राज्य है जिसको हम गोवा कहते हैं। यहाँ पर केरल है, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के ही बगल में तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से सीधे अगर हम ऊपर जाएं तट की तरफ तो ये हमारा कौन सा राज्य होगा, ये होगा उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, और उड़ीसा और तेलंगाना के ही बीच में एक राज्य पड़ेगा हमारा, जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड है। तो ये हमारे इतने राज्य हो गए। इधर पश्चिम बंगाल है। तो ये राज्यों की अवस्थिति हम जान लिए। अब हम जानेंगे पठारों की अवस्थिति, प्रायद्वीपीय पठारों की अवस्थितियाँ। तो पहला पठार जो है उसको हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो पठार है उसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। तो इस महाराष्ट्र में जो पठार है उसको हम क्या कहते हैं, तो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसके पूर्वी हिस्से को ही हम कहते हैं विदर्भ। दक्कन में ये एरिया विदर्भ कहलाता है और इसी के नाम पर इसको कहते हैं विदर्भ का पठार। तो ये हो गया विदर्भ का पठार। तो आगे बढ़ें और देखते हैं महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, और कर्नाटक में जो पठार है वो कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम धारवाड़ का पठार कहते हैं। तो ये कर्नाटक का पठार है जिसको हम धारवाड़ का पठार कहते हैं। तो आगे बढ़ें और देखते हैं कि तमिलनाडु में जो पठार है वो तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, जिसको हम तमिलनाडु का पठार कहते हैं। आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में रायलसीमा बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में जो पठार है उसको रायलसीमा बोलते हैं। रायलसीमा का जो विस्तार है वो तेलंगाना में भी था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो इस पठार को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है जो ये तेलंगाना का पठार है। यहाँ पे ऊपर बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा झारखंड है। झारखंड कहाँ है, आपको अभी बताए हैं कि ये है हमारा झारखंड। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये है हमारा झारखंड, जिसमें जो है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड की अवस्थिति जो है वो छोटा नागपुर के पठार पर है। इसके छोटा नागपुर के ऊपरी भाग को हम कहते हैं हजारीबाग का पठार,
अगर इसमें हम अलग करें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर का जो है हजारीबाग का पठार कहलाएगा ये, नीचे जो है ये रांची का पठार कहलाएगा, और मुख्य जो है ये कहलाएगा हजारीबाग का पठार। जैसे कि हम ये जो देखते हैं कि दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, तो ये जो नीचे हमने पढ़ा कि यहाँ कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, रायलसीमा या तेलंगाना का पठार, कर्नाटक के पठार को ही हम धारवाड़ का पठार कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें दक्षिणी दक्कन में आती हैं, दक्षिणी दक्कन का पठार कहलाता है। और ये दक्कन ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है कि यहाँ पे जो परत जो है वो बहुत मोटी है, तो यहाँ पे जो खनिज है निकालने में बहुत परेशानी होती है, उस ट्रैप में फंस जाता है, तो इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो आगे हम थे झारखंड में, तो ये झारखंड हुआ। तो इसी झारखंड का पठार का भाग है जो कि मेघालय में फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं मेघालय का पठार, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं शिलांग का पठार। तो पूछा जाएगा शिलांग का पठार कहाँ पे फैला हुआ है, तो वो मेघालय में फैला हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसी में मेघालय के पठार में यहाँ पे मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं जो कि असम में स्थित हैं। इस पठार का विस्तार जो है यहाँ तक है। और छोटा नागपुर के पठार को, ये छोटा नागपुर का पठार है और ये है मेघालय का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को मेघालय के पठार को से अलग जो करता है वो कौन सा है, वो एक गैप बोला जाता है इसको, जिसको हम कहते हैं राजमहल गैरो गैप। राजमहल गैरो गैप जिसका नाम पड़ा है, यहाँ पे हमारा एक पहाड़ी है राजमहल पहाड़ी। कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। और यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको गारो गैरो कहते हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में है, तो इसी के गैरो के नाम से इसको राजमहल उठाया और गैरो उठाया। और बीच का जो गैप है ये भूमि धंस गई और जिसको कहते हैं राजमहल गैरो गैप। तो इसको और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, तो इसको कहते हैं मालदा दरार। क्या बोलते हैं, तो मालदा दरार बोला जाता है इसको। ये नाम कैसे पड़ा, तो ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है मालदा, जहाँ से इसका दरार स्टार्ट हुआ, इसी के लिए इसको कहा जाता है मालदा दरार। ये गैप जो है अब ये धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानों की जो नदियाँ हैं इसको धीरे धीरे भरती चली गई और ये धीरे धीरे मैदान का रूप ले लिया है, नहीं तो पहले ये गैप था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है, तो वो मालदा गैप है, मालदा गैप कहते हैं, या तो राजमहल गैरो गैप कहा जाता है। तो आगे है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार पूछा जाता है, वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो इसका विस्तार जो इधर महाराष्ट्र है, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र से लेके ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और तेलंगाना में, और इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में भी जाता है। तो ये है हमारा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार अगर पूछा जाएगा कि किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों में बेसिकली ये फैला हुआ है। फिर से जान लेते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नीचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, एक ही राज्य थे, पहले अलग हो गए। तो नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, ऊपर क्या है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्यों में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही। आगे हम रखेंगे, आगे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में अच्छे से जानेंगे।